आज हम कुछ एग्जाम्पल देखेंगे एनसीईआरटी के जो बेस्ड होंगे कूलम फोर्स से, जो कूलम फोर्स की प्रॉपर्टी से, और उसके ऊपर जो कुछ एग्जाम्पल्स जो बुक के अंदर दिए हैं वो, और कुछ एक एग्जाम्पल एक्स्ट्रा भी हम सॉल्व करेंगे कि इन क्वेश्चंस को कैसे अटेंड किया जाता है। कंसीडर 3 चार्जेस, हमें 3 चार्जेस हैं जो है Q1, Q2 और Q3 ईच इक्वल टू Q, और वो तीनों चार्जेस जो हैं वो Q के इक्वल है एट द वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उनको हमने इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस पे रखा है ऑफ साइड L, जिसका साइड L है। व्हाट इज़ द फोर्स ऑन चार्ज Q, तो हमें निकालना है कि जो कैपिटल Q है उस पर कितना फोर्स लगेगा प्लेस्ड एट द सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल। अगर हमने जो है ना वो चार्ज कैपिटल Q जो है सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल पे रखा है, यानी ट्राइंगल के सेंटर पे रखा है, सेंट्रॉइड पे रखा है, तो लेट अस सी क्या होता है इसका मतलब। ये हमारे पास एक ट्राइंगल है, ये ट्राइंगल है। यहाँ पे हमने Q1 चार्ज रखा है, Q1 इज़ इक्वल टू Q, सबका मैग्नीट्यूड इक्वल है, Q2 इज़ इक्वल टू Q, Q3 इज़ इक्वल टू Q, क्योंकि तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो हर साइड जो होगी वो L होगी। उसमें हमने एक सेंटर पे यानी सेंट्रॉइड पे एक चार्ज रखा है, ये सेंट्रॉइड है, यहाँ पे हमने एक चार्ज रखा है कैपिटल Q। अब हमें क्या है कि इस कैपिटल Q पे फोर्स लगाना है ड्यू टू ऑल द 3 चार्जेस। तो हम जानते हैं कि फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, सो KQ अपॉन आर स्क्वायर, सो द डिस्टेंस बिटवीन द 2 चार्जेस। तो हमको ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस फाइंड करनी है सेंट्रॉइड की। एक्चुअली जो सेंट्रॉइड है उसमें जो ये डिस्टेंसेस जो होती हैं, ये वाली, इसको A B C ले लेते हैं। इन अ सेंट्रॉइड के केस में, इन अ केस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, जो AO इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू OC का वैल्यू होता है वो होता है L/√3। ये वैल्यू कहाँ से आया, हम इस वैल्यू को निकाल भी सकते हैं कि ये जो डिस्टेंस है AO, OB और OC कहाँ से हमें L/√3 मिली है। तो एक बार देखते हैं कि ये कैसे मिली है। ये हमारे पास ट्राइंगल था, यहाँ से क्या किया हमें बताया ये A है, ये B है और ये C है। यहाँ पे हमने सेम इक्वली चार्ज रखे हुए हैं, Q और Q ही हमने रखा हुआ है। यहाँ से क्या करेंगे, ये जो पॉइंट है C, यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे ऑन लाइन AB। ऑन लाइन AB हम यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो ये साइड L/2 और ये L/2 हो जाएगी, क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। यहाँ से 90 डिग्री। यहाँ मिडल में एट सेंटर O पे कोई कैपिटल Q चार्ज है, सो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पॉइंट O डिवाइड्स द लाइन CD इन रेशियो ऑफ 2:1। जिस लाइन पे भी सेंट्रॉइड होता है वो उस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। लेट CO इज इक्वल टू 2x एंड OD इज इक्वल टू x। हमें लेट कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि सेंट्रॉइड जिस लाइन पे भी प्रेजेंट होता है वो उस लाइन को 2:1 के रेशियो में डिवाइड कर देता है। तो हम CO को 2x मान लेते हैं और OD को हम x ले लेते हैं। क्योंकि हमें ये CO डिस्टेंस चाहिए तो हम एक ट्राइंगल ले लेते हैं। तो हम एक ट्राइंगल लेंगे, ये हम ट्राइंगल कंसीडर कर लेते हैं, ये रहा, ये A है, ये C है और ये D है। ये एंगल 90 डिग्री है, ये L/2 है। ये जो CD है, CD इज इक्वल टू CO प्लस OD हो जाएगा, जो कितना है 2x प्लस x इज इक्वल टू 3x। ये डिस्टेंस L है, ये हो गया 3x। अब हम यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हैं, तो क्या करेंगे हम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम
by using Pythagoras theorem, AC square is equal to AD square plus AC square. AD is L by 2, AC is L. So AC is L, so L square is equal to AD is L by 2, L square by 4 plus AC is 3x square. So 9x square is equal to L square minus L square by 4 is equal to 3L square by 4. 9x square is equal to 3L square by 4. This 3 से तो ये 3 and here we can write x is equal to L square by 12. X square is equal to L square by 12. So x is equal to L by 2 root 3. So we get x is equal to L by 2 root 3. So this means that कि the value of OD, ये OD is L by 2 root 3. हमको CO चाहिए, तो CO का वैल्यू कितना होगा 2x इज इक्वल टू 2 इंटू एल अपॉन 2 रूट 3. सो CO इज इक्वल टू L बाई रूट 3. और यही CO जो है वो AO के भी इक्वल है और OB के भी इक्वल है. तो हमने जो यहाँ पे बताया था कि AO इक्वल्स टू OB इक्वल्स टू OC इक्वल टू L बाई रूट 3, वो हमने यहाँ पे प्रूव कर दिया कि ये कैसे इक्वल आता है. अब क्वेश्चन में कुछ है नहीं, क्योंकि क्वेश्चन में यही साइड मालूम होनी चाहिए थी. अब क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इजी है, तो हम इसको जल्दी से एक बार सॉल्व कर लेते हैं. देखो, फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज Q1. This is the charge Q1 or this is the charge Q. So force on charge Q due to the charge Q1 किसके इक्वल होगा F1 is equal to 1/4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square. R will be AO का स्क्वायर. दिस इज़ AO का स्क्वायर. अब यहाँ पे क्या है, हमारे पास लाइक चार्जेस हैं. अगर हम देखें तो यहाँ पे Q है और ये Q है, दोनों कैसे हैं, लाइक चार्जेस हैं. तो लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो जब ये चार्ज इस पे फोर्स लगाएगा तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा. तो दिस विल बी F1 वेक्टर अलोंग OA की डायरेक्शन में. एक्चुअली ऐसे जाएगा, ऐसे. एक मिनट. सो अलोंग मैं यहाँ बना देती हूँ अच्छे से. ये Q1 है, ये Q2 है और ये Q3 है, जिनका मैग्नीट्यूड Q ही है. तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, अलोंग OA, अलोंग AO. ये जो चार्ज है इस पे जब फोर्स लगेगा तो दूर जाएगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. तो ये इस डायरेक्शन में जाएगा, F1 वेक्टर. सो अलोंग AO. तो डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग AO. So F1 is equal to 1/4 pi epsilon naught QQ upon L upon root 3 whole square along AO. इसको हम लिखेंगे तो आएगा 3 ऊपर ले जाएंगे, QQ upon 4 pi epsilon naught L square along AO. Mark it as equation number 1. Now force on charge Q due to charge Q2 will be equal to F2 is equal to 1/4 pi epsilon naught QQ upon डिस्टेंस. देखो अब यहाँ से ये रहा Q2 चार्ज, ये रहा O. डिस्टेंस विल बी OB. डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस इज़ OB. सो OB का होल स्क्वायर एंड दिस इज़ लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर. सो ये Q रिपेल होगा तो ये दूर जाएगा, तो अलोंग OB इस डायरेक्शन में जाएगा, अलोंग OB इस डायरेक्शन में. दिस विल बी F2 वेक्टर.
along BO। इसको हम लिखेंगे, ये इसकी वैल्यू भी कितना है L/√3 जो अभी हमने निकाला था। तो मैं डायरेक्ट लिख देती हूँ क्योंकि सेम आएगा ऊपर की वैल्यू के जैसे 3QQ/4πε0L² along BO। इक्वेशन नंबर 2। नेक्स्ट इज फोर्स ऑन चार्ज Q ड्यू टू चार्ज Q3 की वजह से फोर्स कितना आएगा F3 = 1/4πε0 QQ। ये भी क्या आएगा OC का स्क्वायर, OC इज़ L/√3 होल स्क्वायर अलॉन्ग CO लाइक दिस। ये डायग्राम है, ये दोनों रिपेल करेंगे तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में हमारा रहेगा F3 वेक्टर, ठीक है, अलॉन्ग CO। इसे लिख सकते हैं 3QQ/4πε0L² अलॉन्ग CO। इक्वेशन नंबर 3। नेक्स्ट हम क्या देखेंगे कि ये जो हमारे पास दोनों फोर्सेस थी F1 और F2, ये अलोंग अ लाइन नहीं है, ये किसी एंगल पे हो रही है। जब भी कभी फोर्स हमारी अलोंग द सेम लाइन नहीं आएगी तो हमें इसका रिजल्टेंट लेना पड़ेगा। तो इन दोनों फोर्सेस का हम रिजल्टेंट लेंगे तो वो रिजल्टेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में आएगा। इन दोनों का रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में आएगा, हम उसको R ले लेते हैं। तो इसका जब वैल्यू निकालेंगे, रिजल्टेंट ऑफ F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर, यहाँ पे देखना कि कैसे आ रहे हैं। ये ऐसा आ रहा है F2 वेक्टर और यहाँ से हमारे पास है F1 वेक्टर। ओके, तो इनका रिजल्टेंट कैसा होगा, बीच में से होगा। अब हमें सबसे पहले पता होना चाहिए कि ये एंगल बिटवीन द टू फोर्सेस कितना एंगल है। हमको ये पता होना चाहिए कि इन दोनों फोर्सेस के बीच में कितना एंगल है। तो इस डायग्राम में एक बार मैं एंगल समझा देती हूँ क्योंकि ये फ्री डायग्राम है। यहाँ पे एक चीज़ देखना कि जो इक्विलेटरल ट्रायंगल है उसका हर एंगल कितना होता है, 60 डिग्री होता है, ठीक है, हर एंगल 60 होता है। इसका मतलब है कि ये छोटू एंगल 30 डिग्री होगा और यहाँ पे भी कितना होगा, 30 डिग्री। हम जानते हैं कि एक ट्रायंगल की ऑल द साइड्स का सम जो होगा, मींस ट्रायंगल AOB जो होगा उसमें जो एंगल का सम होता है वो 180 डिग्री होता है, क्योंकि इंटीरियर एंगल ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज़ 180 डिग्री। तो ये 30 + 30 कितना हो गया, 60। ये एंगल कितना हो गया, 30 + 30 हो गया 60। सो 180 - 60 इज़ 120। इसका मतलब है कि हमारे पास ये जो एंगल है वो कितना है, 120 डिग्री। ओके, एक्चुअली इसके अंदर आपको ढंग से समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है, आ गया होगा 120 डिग्री। अब यहाँ से क्या किया था हमने, यहाँ देखो, यहाँ से एक फोर्स F1 लिया था और F2 लिया था। मेरे को लग रहा है आपको पता चल गया ना एंगल 120 कैसा है, क्योंकि कुछ भी नहीं करा मैंने। एक बार मैं लिख लेती हूँ, एंगल A प्लस एंगल AOB प्लस एंगल B इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। सो यहाँ पे 30 था प्लस x प्लस 30 इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। आई होप आपको आ गया होगा ये। x इज़ इक्वल टू 180 - 60 इज़ इक्वल टू 120 डिग्री। तो हमारे पास ये जो एंगल था वो 120 डिग्री आ गया। अब देखना ये एंगल कितना है, 120 डिग्री, ठीक है। अब ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है ना, तो ये एंगल भी कितना होगा, ये भी 120 डिग्री होगा क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो यहाँ पे जो एंगल होगा फोर्सेस बिटवीन F1 एंड F2 वो कितना होगा, 120 डिग्री। रिजल्टेंट का फॉर्मूला बता देती हूँ। जब भी अपने पास कोई दो वेक्टर होंगे जो किसी एंगल पे होंगे अगर, तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो होगा √, जैसे यहाँ पे दो वेक्टर हैं F1 और F2, तो इसका रिजल्टेंट होगा F1 मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस F2 के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 और cos थीटा। ये होता है फॉर्मूला,
जहाँ पे हम कॉस के साथ क्या करते हैं, एक एंगल लेते हैं। तो अगर मैं इसका रिजल्टेंट निकालूँ तो वो हम कैसे लिखेंगे, r इज़ इक्वल टू अंडर रूट ऑफ F1 और यहाँ पे एक चीज़ देखो, ये तुम्हारे पास आया है, तो यहाँ से क्या पता चला है हमें, मैग्नीट्यूड ऑफ F1 इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F2 इज़ इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ F3, क्योंकि सबका मैग्नीट्यूड सेम ही है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 था तो F1 स्क्वायर हो गया, क्योंकि F1 F2 था तो F1 स्क्वायर, और कॉस आएगा 120 डिग्री। कॉस 120 का वैल्यू कितना होता है, cos 120 इज इक्वल टू माइनस cos 60 इज इक्वल टू माइनस 1/2, ये वैल्यू होगा cos 120 का। तो यहाँ पे जो है इसको हम कैसे लिख सकते हैं, अंडर रूट ऑफ 2F1 स्क्वायर प्लस 2F1 स्क्वायर इंटू माइनस 1/2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया यहाँ पे, तो ये कितना आ गया, अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, F1 वेक्टर। सो आर्क यानी रिजल्टेंट का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, वो आएगा 3QQ अपॉन 4πε0 L स्क्वायर। और रिजल्टेंट का डायरेक्शन कैसा है, हम एक बार देखते हैं। रिजल्टेंट का डायरेक्शन है अलोंग OC, रिजल्टेंट का डायरेक्शन है अलोंग OC। मार्क इट एज इक्वेशन नंबर 4। यहाँ तक आई थिंक ऑल क्लियर है। नेक्स्ट देखना, मैंने किया हुआ है तो डायरेक्टली हम देख लेते हैं। जो रिजल्टेंट होगा हमारा, देखिए यहाँ से देखो, जो हमारे पास यहाँ पे जो रिजल्टेंट है ये R और ये F3, ये R और F3 के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री है। यहाँ पे आई थिंक इधर लिखो F3, ठीक है। ये R और यहाँ पे जो F3 है फोर्स, उनका जो बीच का जो इनका जो ये है एंगल, ये कितना होगा, 180 डिग्री होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं, F नेट कितना होगा, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस F3 का स्क्वायर प्लस 2R F3 cos 180। यहाँ से हम जब सॉल्व करेंगे तो हमें F नेट का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 0। F नेट का वैल्यू कितना मिल जाएगा आपको, यहाँ से इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो सारी वैल्यू रख देंगे R स्क्वायर, क्योंकि इनका मैग्नीट्यूड भी सेम है, R और F3 का भी मैग्नीट्यूड कैसा है, सेम है। R और F3 का मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो हम जब इनका वैल्यू रख देंगे यहाँ पे तो हमारे पास वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि cos 180 का जो वैल्यू होता है -1 होता है। इससे हम क्या बता देंगे, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द चार्ज Q इज़ 0 ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द सिस्टम। सो जो नेट फोर्स होगा Q चार्ज पे, जो मिडल पे सेंट्रॉइड पे है, वो 0 होगा ड्यू टू द सिमेट्री ऑफ द सिस्टम। सो ये हमारा एक क्वेश्चन हो चुका है NCERT का जो एग्जाम्पल था। नेक्स्ट अभी हम क्वेश्चन देखेंगे जो है एग्जाम्पल 1.7। इस क्वेश्चन में क्या है, कंसीडर द चार्जेस Q1, Q and minus Q placed at the vertices of a equilateral triangle